जानबूझकर खड़ा नहीं हुआ इसलिए कि हम जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमें कुछ जरा बीमारी है। खड़े होकर एक बार मुंह खोला तो फिर वो बंद होता नहीं। फिर कोई पत्थर मारे, कोई तालियां बजाए, स्टैम्पीडिंग करे, तभी बंद होता है। ऐसी बारी आपके ऊपर ना आए, इस दृष्टि से मैंने सोचा कि बैठकर ही बोलना अच्छा है। ऐसा है, अभी जो कहा गया कि भाई 50 साल से काम चल रहा और संतोषजनक प्रगति नहीं। कार्यकर्ता संतुष्ट रहे, यह तो कार्य की समाप्ति हो जाएगी। कार्यकर्ता ने संतुष्ट रहना भी नहीं चाहिए। जैसे नृप के बारे में कहा गया है, संतुष्टो नश्यते नृपः। कार्यकर्ता की भी बात है कि जो कार्यकर्ता संतुष्ट होता है उसका कार्य भी समाप्त होता है। तो संतोष न रहना यह अच्छा है। अब दूसरी बात कि भाई 50 साल में हमने कुछ किया ही नहीं। अब यह कुछ न करना, यह तो हमारी जो प्रतिज्ञा थी उसके अनुकूल है। हमने प्रारंभ से ही कहा था कि संघ कुछ नहीं करेगा, केवल संगठन करेगा। संगठन के अलावा और कोई भी बात संघ करेगा नहीं। संघ निष्क्रिय है। लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि हम अपना संगठन इतना बढ़ाना चाहते हैं कि बगैर संघ के आशीर्वाद के हिंदुस्तान में कोई भी घटना घट न सके। संघ स्वयं तो निष्क्रिय है। जैसे सृष्टि निर्माण के विषय में जो कई थियरीज है, उसमें एक थियरी ऐसी है कि पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग से सृष्टि निर्माण होती है। अब इसमें सृष्टि निर्माण करने का जो काम है वह तो प्रकृति करती है। एक्टिविटी जो है वह प्रकृति है। फिर पुरुष क्या है? तो पुरुष निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं, केवल अखंड अस्तित्वमान है, सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है। जैसे किसी भी पब्लिक मीटिंग में इलेक्ट्रिक का बल्ब होता है, वह सर्वसाक्षी है। वो भाषण में नहीं देता, हियर नहीं कहता, लेकिन सब देखता रहता है। तो वह अखंड अस्तित्वमान है, सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है, लेकिन काम कुछ नहीं करता, निष्क्रिय। लेकिन यह जो सर्व कार्य करने वाली प्रकृति है, वह अपने ही बलबूते काम नहीं कर सकती। जब तक वह प्रकृति निष्क्रिय पुरुष के संपर्क में स्वयं अपने को लाती नहीं, तब तक सृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं आता। बड़ी विचित्र बात। पुरुष निष्क्रिय है, सब कुछ कर्तृत्व है प्रकृति का है, लेकिन कर्तृत्ववान होते हुए भी प्रकृति तब तक कर्तृत्व का प्रकाश नहीं डाल सकती जब तक, सृष्टि का नहीं निर्माण कर सकती जब तक स्वयं अपने को वो पुरुष के संपर्क में नहीं लाती। तो ऐसे हमने कहा हम तो संगठन कर रहे, संगठन के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इस देश की जितनी ही सृष्टियां हैं, राजनैतिक सृष्टि हो, सामाजिक सृष्टि हो, धार्मिक सृष्टि हो, आर्थिक सृष्टि हो, जो इस देश की सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्तियां हैं, उस दृष्टि से जो हिंदुस्तान की राजनैतिक प्रकृति है, सामाजिक प्रकृति है, माने राजनैतिक सृष्टि का निर्माण करने वाली राजनैतिक प्रकृति, आर्थिक सृष्टि का निर्माण करने वाली आर्थिक प्रकृति, सामाजिक सृष्टि का निर्माण करने वाली सामाजिक प्रकृति, ये जो सारी प्रकृतियां हैं, कर्तृत्व तो उनका ही। लेकिन वो तब तक
अपनी अपनी सृष्टियों का निर्माण नहीं कर सकती जब तक इस निष्क्रिय पुरुष के संपर्क में नहीं आएगी, इसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेगी, तब तक अपनी अपनी सृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं आएगा। ऐसा प्रारंभ से हम लोगों ने कहा। तो संगठन के अलावा बाकी काम के दृष्टि से तो हमारी यही भूमिका रही है कि भाई हम निष्क्रिय केवल संगठन करेंगे। खैर एक पक्ष हुआ, लेकिन अब दूसरा भी प्रश्न है, जैसा आपने कहा वो ठीक ही है कि भी क्या हमने संगठन का कार्य पूरा किया है? तो संगठन का कार्य पूरा तो नहीं किया, क्योंकि संगठन के विषय में भी संघ का यही विचार रहा कि हम समस्त हिंदू समाज को सुसंगठित अवस्था में लाना चाहते हैं। प्रारंभ से हम लोगों ने कहा कि संघ यह संस्था नहीं, संप्रदाय नहीं, दल नहीं, यह समाज के विभाग का संगठन नहीं। संघ समाज के अंतर्गत संगठन खड़ा नहीं करना चाहता है, संपूर्ण हिंदू समाज को ही संगठन में लाना चाहता है, सुसंगठित अवस्था में लाना चाहता है। एंटायर हिंदू सोसाइटी एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ अफेयर, इसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसलिए कहा कि संघ स्थान पर जो आज हिंदू समाज दिखता है वह एक छोटी सी प्रतिकृति, संगठित हिंदू राष्ट्र की छोटी सी प्रतिकृति है। अब इसकी सीमाएं बढ़ाते 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 इतनी बढ़ाना है कि संघ की सीमाएं और समाज की सीमाएं समव्याप्त हो जाए, संघ और समाज समव्याप्त हो जाए, संघ समाज में विलीन हो जाए, समाज संघ रूप हो जाए, फिर संघ और समाज यह द्वैत भी समाप्त हो जाए। और फिर जैसे कोई भी जख्म जब भर जाती है तो उसके ऊपर की झिल्ली निकल जाती है, स्वयं व गल जाती है, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विशेष नाम की झिल्ली जो है आज की अवस्था में विघटन की, वह झिल्ली स्वयं व निकल जाए, संघ समाज एकात्म हो जाए, यही आदर्श कल्पना है। ऐसा भी बिल्कुल प्रारंभ से हम लोगों ने कहा है। अब इस दृष्टि से हमने अभी बहुत कुछ काम करना है, यह तो बात स्पष्ट है। संगठन का कार्य चल रहा, 1925 से अब तक हम संगठन का कार्य चला रहे। बीच में तरह तरह की परिस्थितियां आई, कुछ अनुकूल आई, कुछ प्रतिकूल आई। दोनों परिस्थितियों में हम लोग संघ का कार्य बढ़ा रहे, लेकिन अब यह कार्य बढ़ने की जो रेट है, पेस है, वह संतोषजनक है या नहीं, अब इसके विषय में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। यह मानकर भी कि संतोषजनक मानना गलत है। यदि हम संतोषजनक मानते हैं तो कार्य की प्रेरणा ही समाप्त होती है। तो भी असंतोषजनकता की जो डिग्री है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग है। वर्तमान स्थिति को असमाधान कारक सब मानते हैं, लेकिन असमाधान कारकता की डिग्री क्या है, मात्रा क्या है, अनुपात क्या है, इसके विषय में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। आप कहेंगे भाई हम सब स्वयंसेवक है, फिर असमाधान कारकता के डिग्री के विषय में मतभेद क्यों? मतभेद है। अब कुछ नए वायुमंडल का भी असर लोगों पर होता है, और इसके कारण कभी कभी संघ के कार्य की विशेषताएं आंखों से ओझल हो जाती है। माने यह बात निश्चित है कि काम की स्थिति आज असमाधान कारक है, असंतोषजनक है, इसमें कोई मतभेद नहीं। लेकिन उसके डिग्री का जो प्रश्न है वो मतभेद इसके विषय में इसलिए है कि संघ कार्य के प्रगति का क्राइटेरिया क्या माना जाए, कसौटी क्या मानी जाए, मापदंड क्या माना जाए, इसके विषय में शायद स्वयंसेवकों में भी अलग अलग राय है। एक परिवार में भी तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स होते हैं,
तो इसी तरह से अलग अलग राय है। नए वायुमंडल का जो परिणाम हुआ, इसका कारण ऐसा है कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात लोगों के मन में राज्य के विषय में, शासन के विषय में महत्व की भावना कुछ आवश्यकता से अधिक बढ़ गई। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस, अतिरिक्त महत्व शासन को लोग देने लगे। एवरीथिंग थ्रू पावर, यह विचार आने लगा। शासन अपने हाथ में लेना, बस यही बी ऑल एंड एंड ऑल, यही इतिश्री है सब चीज की, ऐसा लोग सोचने लगे। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसमें इलेक्शन की एक पद्धति है। तो सबसे प्रमुख बात जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है वह माने पावर, ऐसा लोग सोचने लगे। पावर प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता इलेक्शन, और इलेक्शन का जो मापदंड होता है, माने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मापदंड होता है, यह क्वांटिटेटिव होता है, संख्यात्मक होता है। क्वांटिटेटिव मेजरिंग रॉड। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मेजरिंग रॉड में क्वालिटी का सवाल नहीं है। इक्वालिटी परफेक्ट यदि आप कहीं देखेंगे, यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में हम देखते हैं। आइंस्टीन या एडिसन या हरबंसलाल खुराना या जयंत नारलीकर के जैसे बहुत विद्वान भी आदमी हो, तो भी उसको एक ही वोट दिया जाता है। मैट्रिक में 10 बार फेल होने वाला भी हो, लेकिन 10 बार फेल होने के कारण ही यदि 21 साल की उम्र वह प्राप्त कर लेता है, उसको भी एक ही वोट। डेमोक्रेसी का कहना है कि हम इनइक्वालिटी नहीं मानते, विषमता नहीं मानते, सब समान, चाहे जयंत नारलीकर हो या 10 बार फेल होने वाला हो। गामा पहलवान का नाम आपने सुना होगा, गामा को भी एक ही वोट, टीबी पेशेंट को भी एक ही वोट। डेमोक्रेसी का कहना है ये गामा होगा, ये टीबी पेशेंट होगा, लेकिन हम तो सिर की गिनती करते। गामा को कितने सिर है? एक। टीबी पेशेंट को कितने सिर है? एक। दोनों समान। इक्वालिटी का बिल्कुल उत्कृष्ट नमूना कोई होगा, डेमोक्रेसी का है, इलेक्शन के अधिकार का है। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे भावनोत्कट कवि, लेकिन डेमोक्रेसी कहते उसको एक वोट मिलेगा। और जिसके मन में भावना बिल्कुल शून्य है, जो निर्घृण खून खराबी कर सकता है, उसको भी एक वोट। इनका कहना है कि हृदय के अंदर क्या है ये देखना हमारा काम नहीं, सिर कितने, एक का एक सिर, एक को एक वोट। योगी अरविंद है, रमण महर्षि है। डेमोक्रेसी ने कहा कि रमण महर्षि श्रेष्ठ संत होंगे, और व्यभिचार में हमेशा रत रहने वाला पापी पुरुष वह व्यभिचारी होगा, लेकिन हम गिनती उसके नीतिमत्ता की थोड़ी करते, सिर की गिनती है। रमण महर्षि को कितने सिर है? एक। पापी व्यभिचारी को कितने हैं? एक। दोनों को समान वोट है, एक एक वोट दोनों को। परफेक्ट इक्वालिटी। आजकल इक्वालिटी का जमाना भी है, बोलबाला भी इक्वालिटी का है। तो डेमोक्रेसी में मेजरिंग रॉड क्या है? क्वांटिटी, संख्या है। जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो बलवान। अब इलेक्शन की दृष्टि से ठीक भी है, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी शक्ति होती है। एग्जामिनेशन में पास करना, इसके लिए अलग शक्ति की आवश्यकता है। ओलंपिक में, स्पोर्ट्स में प्राइज मेडल प्राप्त करना, इसके लिए अलग शक्ति की आवश्यकता है। इलेक्शन का अपना एक मेजरिंग रॉड है, वह क्वांटिटेटिव है। अब इस वायुमंडल का जिन स्वयंसेवकों के दिमाग पर बहुत असर हुआ, मैं उनको प्रोग्रेसिव कहूंगा। ऐसे प्रोग्रेसिव लोगों के मन में यह चीज आती है कि भाई हमारा संघ का काम कितना बढ़ा। मेजरिंग रॉड क्वांटिटेटिव लेना चाहते। हालांकि यह बात सही है कि हम तो संपूर्ण समाज को व्याप्त करना चाहते। उस दृष्टि से आज हमारा काम कम है, असमाधान कारक है, असंतोषजनक है, यह ठीक है। लेकिन असमाधान कारकता की डिग्री का जब विचार करते हैं तो सोचते हैं कि हमारी संख्या कितनी बड़ी। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सोचते हैं हमारा वोट कितना बड़ा। अब संख्या उस गति से बढ़ती नहीं।
फिर सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, संघ कुछ पुराना होता जा रहा है, मॉडर्न मेथड्स टेक्निक्स कुछ लाने चाहिए, यह विचार कुछ आता है। अब यह सोचते नहीं कि मॉडर्न मेथड्स की जानकारी संघ को ने, ऐसा तो नहीं। यदि मॉडर्न मेथड्स का विचार किया हम जानते। अब हमारे जैसे जो विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवक है, हमारा तो हमेशा ही उन मेथड से संबंध आता है। भाषण है, समाचार पत्रों में लेख लिखना है, रेडियो है, टेलीविजन है, जिसे मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं, एंटायर मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसका उपयोग है। लेकिन उसका जो उपयोग है वह, और संघ जो बात प्राप्त करना चाहता है वह, दोनों का अलग अलग विचार करना होगा। संघ क्या चाहता है? संघ संख्या तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह अपने मतदाताओं की संख्या बढ़ाती है, उस तरह से संघ स्वयंसेवकों की संख्या नहीं बढ़ाती। मतदाता एक बात है, स्वयंसेवक एक बात है। मतदाता बनने के लिए केवल बौद्धिक स्तर पर मत परिवर्तन पर्याप्त है। वैसे तो मतदाताओं का परिवर्तन आर्थिक मत परिवर्तन भी हो जाता है। इलेक्शन के पिछले रात थैलियां लेकर लोग जब जाते, शराब की बोतल वगैरह लेकर जब लोग जाते, तो वैसे ही परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए गलत बातों को छोड़ भी दिया, तो भी बौद्धिक मत परिवर्तन यह मतदाता बनने के लिए पर्याप्त है, किसी भी पार्टी का। स्वयंसेवक बनने के लिए पर्याप्त नहीं। अब हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, हम मतदाता को थोड़ा सा जागरूक करना चाहते हैं, बहुत नहीं। वो 5 साल में एक बार जागरूक हो, बैलेट बॉक्स तक पहुंच सके, हमारे बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाले और मकान में जाकर ब्लैंकेट लेकर सो जाए और 5 साल तक फिर से हमें दोबारा कष्ट न दे, इतनी हमारी इच्छा है। वो जागरूक रहेगा तो भी हमें तकलीफ देगा, इसलिए उसको बहुत ज्यादा भी हम जागरूक नहीं करना चाहते। इतना ही जागरूक रहे कि वोट कास्ट कर सके, ज्यादा नहीं। अब यह है बौद्धिक मत परिवर्तन। इतना ही जागरूक होने से आदमी स्वयंसेवक बन सकता है क्या? अब स्वयंसेवक बनने में कितनी झंझट है आप जरा देखिए। हर दिन सुबह उठना पड़ता है, कभी जाड़ा रहता है, कभी रात में जागरण हुआ रहता है, हर दिन दक्षारम करना पड़ता है, फिर अपने पैसे से निकर सिलाना पड़ता है। हम अपना ही डंडा लेकर संगस्थान पर चले जाते हैं और 10 मिनट लेट हुए तो मुख्य शिक्षक हमको डांटता है जैसे हम उसके नौकर हैं। हमको ही डांटता है, हमारा ही पैसा, हमारा ही टाइम, हमको ही डांटना। ये तो जो पागल आदमी होगा वही संघ में आएगा, बुद्धिमान आदमी नहीं आता। बुद्धिमान आदमी संघ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ सब घाटे का सौदा है। ऐसा है ना कि पहले 1947 के पहले जब स्वराज्य नहीं था तो लोग पागल थे, और उन दिनों में देखते थे कि भाई जो त्याग करेगा वो बड़ा, त्याग का, कर्म फल का त्याग, यह एक जीवन मूल्य उन दिनों में था। मैंने बहुत काम करना, उसके फल की फिक्र न करना, उसका त्याग करना। अब लोग व्यवहार चतुर बन गए ना, वो तो पहले हिसाब करते हैं कि कितना त्याग करने से कितना फल प्राप्त होगा। माने कितने दिन हंगर स्ट्राइक करने से कॉर्पोरेशन का टिकट मिलेगा, कितने दिन जेल में जाने से पार्लियामेंट का टिकट मिलेगा, सारा हिसाब करते हुए उतना बराबर त्याग करते हैं। इस परिस्थिति में संघ में आना काफी मात्रा में पागलपन की आवश्यकता है। अब ये क्वालिटेटिव, गुणात्मक, संघ का मेजरिंग रॉड गुणात्मक है। यहां केवल बौद्धिक मत परिवर्तन की बात नहीं, हृदय, मन, अंतरात्मा, इसका मोल्डिंग, इसका एक संस्कार, इसकी आवश्यकता है। अब संस्कार और बौद्धिक मत परिवर्तन, इसमें बहुत अंतर है। हृदय मन को साक्षात्कार होना ये अलग बात है, बौद्धिक मत परिवर्तन अलग बात है। हम लोग ये देखते हैं कि जब भाषण वगैरह होते हैं तो आजकल कोई भी आदमी छोटी बात तो बोलता ही नहीं, एकदम बड़ी बात बोलता है। जो बड़ी बात बोलेगा, जो जितनी बड़ी बात बोलेगा उतना बड़ा आदमी माना जाता है। इसलिए आजकल राष्ट्रीय वगैरह बोलने से भी लोग कहते हैं छोटे दिल का है, संकीर्ण मनोभाव का है।
एकदम अंतरराष्ट्रीयता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। शायद थोड़े दिन में इंटरप्लैनेटरी यूनिटी की भी बात करेंगे। अभी इधर उधर जा रहे हैं ना, चंद्रमा, जुपिटर, सैटर्न, सब, मार्स, तो इंटरप्लैनेटरी भी बात करेंगे। तो बहुत लोगों का हृदय विशाल हो गया है। हालांकि हृदय का इतना बड़ा एनलार्जमेंट यह भी एक डिसीज माना गया, लेकिन लोगों का हृदय बहुत बड़ा विशाल हो गया है। लेकिन ये विशाल मनस्क लोग मकान यदि आते हैं और पड़ोसी का लड़का आकर उसको पूछता है कि मेरा भाई बीमार है, जरा थर्मामीटर आपका दीजिए, तो ये हिसाब करता है कि 7.5 रुपए का थर्मामीटर होता है, इसको दे दूंगा, छोटा बच्चा है, फूट डालेगा तो पैसे मांगना भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो वो कहता है भाई जरा वो फलाने भले आदमी ले गए थर्मामीटर, इस समय नहीं। माने बातें तो इंटरप्लैनेटरी यूनिटी की करना और 7.5 रुपए का हिसाब करना, तो ये बौद्धिक मत परिवर्तन है, ये हृदय का साक्षात्कार नहीं। एक आचार्य की बात आती है कि वे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का प्रचार करते थे। अब एक दिन अपने शिष्यों के साथ जब वो जा रहे तो सामने से हाथी आ रहा, मदोन्मत्त था। अब सारे डर गए, शिष्य भागने लगे, ये भी भागने लगे, सब भाग गए। फिर से जब इकट्ठा हुए तो शिष्यों में से भी कोई एक क्रिटिकल था, उसने कहा कि महाराज एक प्रश्न है। बोले क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आपने कहा। बोले हाँ, बात ठीक है। बोले सब जगत यदि मिथ्या है तो वो जो मदोन्मत्त हाथी था वह तो मिथ्या ही था। बोले वो मिथ्या ही था। तो बोले वो यदि मिथ्या था तो आप क्यों भाग गए? तो आचार्य जी ने कहा कि बेटा तुम अधूरी बात जानते हो, सारा जगत मिथ्या है यह ठीक है, उसी के मुताबिक वो आने वाला मदोन्मत्त हाथी भी मिथ्या ही था, यह भी ठीक है, लेकिन और एक बात तुम भूल गए कि मैं भाग गया था, यह जो मेरा पलायन यह भी मिथ्या था, क्योंकि सारा जगत ही मिथ्या है। गजोपि मिथ्या पलायनमपि मिथ्या। अब ये तो व्यवहार चतुराई हो गई, लेकिन बौद्धिक मत परिवर्तन एक बात, हृदय का साक्षात्कार दूसरी बात। संघ में हम जो देना चाहते हैं वो बौद्धिक परिवर्तन नहीं देना चाहते, हृदय का साक्षात्कार देना चाहते हैं। मैं हमेशा एक और उदाहरण देता हूं, दोनों में अंतर क्या है। मान लीजिए कल मैं यहां एक संस्था प्रारंभ करता हूं, ब्रह्मचारी क्लब। अब इस ब्रह्मचारी क्लब का कौन मेंबर बन सकता है? तो हमने यदि ऐसा लिखा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो जो आदमी या स्त्री यह विश्वास रखती है कि ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है, गुण है, वो मेंबर बन सकते। शायद 50 करोड़ लोग हमारे मेंबर बन जाएंगे। लेकिन कल यदि मैंने उसमें लिखा कि वही मेंबर बन सकता है जो काया वाचा मनसा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, शायद सारे देश में 5000 लोग भी नहीं मिलेंगे। ब्रह्मचर्य अच्छा है यह बौद्धिक स्तर पर समझना अलग बात, काया वाचा मनसा उसका साक्षात्कार आजीवन करना अलग बात। संगत दूसरी बात चाहता है कि हम जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बातें बोलना तो अलग चीज है। हमारे गांव में हमारा एक दोस्त है, नाई है, उसने, हमारा गांव भी छोटा है, उसने गली में उसने एक सलून खोला। मैं जब पहली बार एमपी हो गया तो उसका पत्र आया कि आजकल हर चीज का उद्घाटन होता है, आप हमारे उद्घाटन के लिए आइए। मैंने कहा ठीक। अब मैं गया वहां, देखा तो अब हमारा गांव छोटा, उसमें वो गली में एक दुकान, लेकिन नाम लिखा था इंटरनेशनल हेयर कटिंग सलून। तो ये बड़े दिल की बात एक अलग है, लेकिन वास्तव में साक्षात्कार यह संस्कारों के माध्यम से होता है। संघ यह संस्कार चाहता है, हृदय का साक्षात्कार चाहता है। अब बौद्धिक मत परिवर्तन जितना आसान है, यह संस्कार देना उतना आसान नहीं, यह क्वालिटेटिव है। माने डेमोक्रेसी का मेजरिंग रॉड क्वांटिटेटिव, संघ का मेजरिंग रॉड क्वालिटेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि संघ संख्या नहीं बढ़ाना चाहता है, हम बढ़ाना चाहते हैं। संघ संपूर्ण समाज व्यापी हो यह हम चाहते हैं, लेकिन जैसे पॉलिटिकल पार्टी केवल वोटर्स की संख्या बढ़ाना चाहती है, वैसे हम केवल वोटर्स की संख्या बढ़ाने वाले नहीं।
इसीलिए एक एक स्वयंसेवक पर कितनी मेहनत उठानी पड़ती है। कोई वोटर के लिए इतनी मेहनत उठाता है? एक आदमी को शाखा में लाकर स्वयंसेवक बनाना कितनी झंझट होती है। हर दिन उसके साथ संपर्क रखना पड़ता है, उसके परिवार के साथ संपर्क रखना पड़ता है, हमेशा उसको एक अच्छे वायुमंडल में रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो हमारा मेजरिंग रॉड क्वालिटेटिव, डेमोक्रेसी का मेजरिंग रॉड क्वांटिटेटिव। हालांकि हम भी संख्या को बढ़ाना चाहते और डेमोक्रेसी ने ये नहीं कहा कि सबकी क्वालिटी खराब होनी चाहिए, तो भी प्रमुख रूप से हमारा मेजरिंग रॉड क्वालिटेटिव, उनका क्वांटिटेटिव। अब गड़बड़ जो होती है असमाधान कारकता की डिग्री के विषय में जो मतभेद होता है वो इसी के कारण होता है। जैसे मैंने कहा कि सब इसको असमाधान कारक मानते हैं, किंतु डिग्री के विषय में मतभेद इसलिए होता है कि यदि आदमी ये भूल जाए कि हमारा मेजरिंग रॉड क्वालिटेटिव है, क्वालिटी को कायम रखते हुए हमको क्वांटिटी बढ़ानी, यह क्वालिटेटिव मेजरिंग रॉड की बात भूल जाए तो वो फिर कौन सा मेजरिंग रॉड लगाएगा? केवल क्वांटिटेटिव डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का। फिर वो सोचेगा कि हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इतने ही वोटर हमारे पास है। ये वोटर नहीं है, ये स्वयंसेवक है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट। तो यह जो एक असमाधान कारकता की डिग्री के विषय में मतभेद है, इसका कारण समझ लेना चाहिए। हम केवल संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, हम वोटर्स की अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहे, हम स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। वोटर और स्वयंसेवक में फर्क होगा, वो क्वालिटेटिव फर्क है। हमारा मेजरिंग रॉड क्वालिटेटिव है, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए क्वांटिटी बढ़ाना, यह बात। यह यदि हमने ध्यान में रखा तो असमाधान कारकता की जो बात है वो डिग्री काफी कम हो जाती। अब दूसरी भी बात कि क्वालिटी को कायम रखते हुए क्वांटिटी बढ़ाना, काम चल रहा, काम बढ़ रहा, शाखाएं भी बढ़ी है, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, वहां भी अपने विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन आपने कहा भाई इससे संतोष नहीं, अच्छा है। अब इसमें हम एक ख्याल में रखें कि जैसे हमारा मेजरिंग रॉड क्वालिटेटिव है, वैसे हमारे काम का स्वरूप भी क्या है? संगठन करना, एक एक की क्वालिटी अच्छी हो और सब मिलकर एक अनुशासनबद्ध समाज निर्माण हो, एकात्म समाज निर्माण हो। यह राष्ट्र निर्माण का कार्य है, नेशन बिल्डिंग का कार्य है। और इस काम में जो टाइम हॉरिजन होता है, इसमें भी बड़ा अंतर होता है। किसी ने कहा कि अलग अलग लोगों का टाइम हॉरिजन अलग अलग होता है। उनका ऐसा कहना है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जिनकी संख्या अपने देश में आज आवश्यकता से अधिक है, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका टाइम हॉरिजन फ्रॉम इलेक्शन टू इलेक्शन होता है, 5 सालाना टाइम हॉरिजन उनका होता है। जो स्टेट्समैन होते हैं उनका टाइम हॉरिजन डिकेड टू डिकेड होता है, दशक से दशक तक। और उन्होंने कहा कि जो नेशन बिल्डर्स होते हैं उनका टाइम हॉरिजन सेंचुरी टू सेंचुरी होता है। हर एक का टाइम हॉरिजन अलग अलग है। अब किसी ने कहा कि हमें मैसूर के महाराजा का पैलेस बांधना है, तो भाई उसके लिए करोड़ों रुपया लगेगा, हजारों मजदूर और कारीगर काम में लगाने होंगे और सालों तक काम चलेगा, तब मैसूर के महाराजा का पैलेस हम बना सकते हैं। आपने कहा कि नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं, हम जल्दी में 2 मिनट में चाहिए। तो क्या मकान बन नहीं सकता? बन सकता है। बच्चे को मार्केट में भेजो, प्लेइंग कार्ड्स मंगवा लो, 1 रुपए में आते, और 2 मिनट में ताश का बंगला बनता है, प्लेइंग कार्ड्स का बंगला बनता है। अब 2 मिनट में यदि बंगला बनता है तो हजारों मजदूर लगाना और सालों तक काम करना, करोड़ों रुपया खर्च करना, इतनी मूर्खता कौन करे? लेकिन इतना है, वहां इतना साल काम करना पड़ता है, करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, फिर भी
एक बार यदि वो मैसूर के महाराजा का पैलेस खड़ा हो जाएगा तो फिर जैसा आपने कहा आंधी हो या तूफान रहे, कुछ भी हो जाए वो गिरने वाला नहीं। और ये 2 मिनट में जल्दबाजी में जो ताश का बंगला खड़ा होगा, जल्दी हुआ, 2 मिनट में हुआ, 1 रुपए में हुआ, लेकिन हवा का झकोरा आता है, ये बंगला भी उड़ जाता है। आप कहेंगे कि काम ड्यूरेबल हो, भाई उसमें खर्चा लगेगा, टाइम लगेगा। आपने कहा हमको टाइम नहीं, तो ताश का बंगला बनाइए, खटाक से काम हो जाता है, लेकिन फिर स्थिर नहीं रहेगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी। ये तो आपने सोचना है कि काम ड्यूरेबल चाहिए या ऐसी चाहिए ताश के बंगले के माफिक। संघ ने सोचा है, विचार गलत हो सकता है, कि भाई जो बना रहा है वो पैलेशियल बिल्डिंग बनेगी, ताश का बंगला नहीं बनेगा। उसमें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, खर्चा करना पड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बार यह राष्ट्र का भवन जब निर्माण हो जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बार यह राष्ट्र का भवन जब निर्माण हो जाएगा, कोई इसको फिर हिला नहीं सकता। इतना बनाना है तो इलेक्शन जीतना अलग बात है, नेशन बिल्डिंग एक बात है। दोनों को आप इक्वेट मत कीजिए। इलेक्शन जीतना अलग बात है, राष्ट्र का निर्माण अलग बात है। हमने राष्ट्र निर्माण अपना उद्देश्य रखा। अब उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को लेकर, क्वालिटेटिव मेजरिंग रॉड को लेकर काम चल रहा। इलेक्शन के दृष्टि से आपने देखा, ताश का बंगला खड़ा करने के दृष्टि से देखा, बड़ी देर हो रही। पैलेशियल बिल्डिंग के दृष्टि से देखा, भाई देर नहीं हो रही। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। इसका कारण भी एक है, हमने राष्ट्रव्यापी होना है। अब क्या करें, अपना राष्ट्र भी तो इतना लंबा चौड़ा है, राष्ट्र ही छोटा होता, इंग्लैंड जैसे होता, जापान जैसे होता, तो ये अपनी शाखाएं बढ़ाते बढ़ाते अभी तक शायद हम अपना काम पूरा कर चुके होते। अब भगवान ने हमारे लिए ऐसी लाइबिलिटी खड़ी कर दी है, लंबा चौड़ा देश दी, करोड़ों लोगों का समाज है, इसको संगठित करना। हालांकि हमारे कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस कठिनाई को समझ लिया और यह कठिनाई दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया कि भाई इतना लंबा चौड़ा देश, विशाल समाज, इसको संघ संगठित करेगा, कितना टाइम लगेगा, बड़े कष्ट उठाने होंगे। तो संघ के विषय में दया धारण करते हुए उन्होंने इस देश को ही छोटा कर दिया ताकि संघ के कष्ट कुछ कम हो, संघ वालों को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए देश को ही उन्होंने छोटा कर डाला। लेकिन ये जो छोटा बच्चा खुचा जो है वो भी तो बड़ा लंबा चौड़ा है। अब क्वालिटी को कायम रखते हुए यहां तक बढ़ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कोई यदि ऐसा कहे कि वे हम 50 साल से काम कर रहे और हमारे काम का कोई असर नहीं हुआ, तो ये मानना तो मेरे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि असर होता हुआ हम तो देख रहे। संघ की एक विशेषता जो मैं दौरे में देखता हूं, क्योंकि बहुत जगह जाता हूं, लोगों से बोलता हूं, इधर हम स्वयंसेवकों से बात करते हैं, किसी भी शाखा पर जाते हैं, स्वयंसेवकों से बात करते हैं, वो कहते बड़ी मुश्किल है, आजकल जाड़े के दिन है, कल हमारी उपस्थिति 6:30 थी, आज 4:45 हो गई। तो वो ये बात बताता है। तो हम मन में धारणा लेकर चलते हैं कि भाई संघ तो अब गया बीता है, वो बढ़ नहीं रहा। अब शाम को किसी ट्रेन में चढ़ते, ऊपर बिस्तर लगाए, नीचे बिस्तर लगाए, बाकी लोग बात करते, अपना परिचय नहीं देना। तो बात करते समय या पहले सब परिचय तो नहीं कर लेते, संघ में परिचय की पद्धति है, बाहर ऐसी नहीं है। तो एक बार हम प्रवास कर रहे, उसी दिन शाम को मैं शाखा पर गया था, तो मुख्य शिक्षक ने हमको बताया था कि भाई शाखा की स्थिति बड़ी दयनीय है, कल 6:30 उपस्थिति थी, आज 4:45 हो गई। रात में ट्रेन में बैठा, बाकी लोग बात कर रहे थे, संघ के विषय में बात आई, मैं अपना किताब पढ़ने का बहाना कर रहा था। एक ने कहा कि क्या है, आजकल युवा शक्ति यह शब्द बहुत चल पड़ा है,
एक एक फैशन होती है एक एक पीरियड में। तो ये क्या है, ये युवा शक्ति का वेस्टेज, नष्ट कर रहे युवा शक्ति। तो हमने कहा भी ठीक है, बोले नहीं कुछ, मैं तो पढ़ रहा था। बोले निष्क्रिय है। थोड़ी देर के बाद फिर क्या, ये संघ वाले जहां वहां टांग अड़ाते, राजनीति में टांग अड़ाते, आर्थिक क्षेत्र में टांग अड़ाते, विद्यार्थी क्षेत्र में टांग अड़ाते, हर जगह टांग अड़ा रहे। तब हमने किताब अपनी बंद की। हमने कहा भाई मैं संघ को जानता नहीं, लेकिन साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, संघ को गाली भी देना हो तो उसमें लॉजिकल तो कुछ होना चाहिए। आपने कहा संघ कुछ नहीं करता, मैं मानता हूं, और फिर आप कह रहे हैं कि संघ हर जगह टांग अड़ा रहा है। अब ये दोनों बातों का मेल कैसे हो सकता है? यदि वो हर क्षेत्र में टांग अड़ाता है तो उसको निष्क्रिय कहना गलत है, यदि वह निष्क्रिय है तो वह हर जगह टांग अड़ाता है, ये गलत है। हमने कहा गाली भी देना हो तो उसमें कुछ लॉजिकल सीक्वेंस रखिए। ये शिकायत आपको हर जगह दिखाई देगी कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है तो ऐसा भी कहने वाले संघ के कारण होता है। अब ऐसा लोग संघ के शक्ति को और क्रियाशीलता को कितना भापते हैं, इसके विषय में बंबई के लोगों को तो इस सप्ताह में ज्यादा अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। कई बातें जो दुनिया में होती है संघ के कारण होती है, ऐसा लोग सोचते। तो इधर लोग सोचते हैं कि संघ की शक्ति बहुत है। अभी आपको केरल में पता होगा कि कुछ अपने लोग, कुछ मार्क्सिस्ट, इनकी मारपीट हो गई, कुछ उनके लोगों की मृत्यु हुई, कुछ अपने लोगों की मृत्यु हुई। केरल के कम्युनिस्ट एमपी हमको मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया आप अपने लोगों को वहां बताइए कि कम से कम अगले चुनाव तक तो हमारे साथ मारपीट न करे। हमने कहा साहब हम कम करते ही नहीं, शाखा छोड़कर हम कुछ नहीं कर रहे। बोले नहीं नहीं, आप लोग मारपीट भी कर रहे, हमारे इतने लोगों की हत्या हुई है, जरा ट्रूथ डिक्लेयर कर दीजिए इलेक्शन तक। अब पता नहीं माने, वो समझते हैं कि हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है। तो संघ एक ऐसी अजीब चीज है, जो बाहर से देखता है वो इसको ओवर एस्टिमेट करता है, जो अंदर से देखता है वो इसको अंडर एस्टिमेट करता है। तो वास्तव में हमारी शक्ति क्या है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा कठिन दिखता है। लेकिन वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उससे देखना चाहिए। इन्फरेंस से ही लगा सकते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे होता है। अब एक्चुअल शक्ति क्या है हमको तो पता नहीं, लेकिन इन्फरेंस लगाए सर्कमस्टेंशियल चीजें देखकर। तो एक तो है कि संघ को गाली ज्यादा मिल रही, यह तो सीधा प्रमाण इस बात का है कि शक्ति बढ़ रही, क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है नोबडी किक्स ए डेड डॉग। मरे हुए कुत्ते को ठोकर मारने की भी कोई तकलीफ नहीं उठाता। यदि आपको गाली देने के परिश्रम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति भी कर रहे तो आपकी शक्ति बढ़ रही, इसका तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने देना चाहिए नहीं देना चाहिए अलग बात है, जिसके पास जो चीज रहती है वही चीज वो वितरण कर सकता है। दूसरी भी बात, हम कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे। अब उन दिनों में इन सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाते थे। राष्ट्रवाद, लोग कहते थे अरे छोटे दिल वाले। मातृभूमि, भारत माता, कहते थे ये तो प्राचीन पुरुष है, इनको पता ही नहीं दुनिया कहां जा रही। अब हम जो विचार देते थे वे विचार हमारे भी है, ऐसा दिखाने का प्रयास जब प्रोग्रेसिव लोग करते, तो क्या उनको अभी साक्षात्कार हुआ या आपके शक्ति के कारण उनको साक्षात्कार हुआ? अभी एक हमारे प्रोग्रेसिव नेता डांगे साहब का अमृत महोत्सव बंबई में हुआ, उनका भाषण हुआ। हमने पहले भी उनका भाषण सुना था, जिस समय मैं कम्युनिस्ट यूनियन में था, स्टडी क्लास में मैं भी था यूनियन के। तो उस समय उन्होंने राष्ट्रवाद वगैरह बातों को कहा था कि ये तो आजीबाई की कहानियां हैं।
अब अमृत महोत्सव के भाषण में उन्होंने कहा कि हम भारत माता को मानते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते हैं, इसका मतलब हम राष्ट्रवादी नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे सार्वजनिक जीवन की प्रेरणा भगवान तिलक से पहले मिली, बाद में मार्क्स से मिली। ये 10 साल के पहले डांगे कभी बोलते ना, जीवन भर बोलते आए कि मार्क्स से मैंने प्रेरणा ली। अब कहते कि नहीं, पहले तिलक से ली, बाद में मार्क्स से ली। उन्होंने कहा मैं जीवन में 2 बार रो पड़ा, एक जब तिलक जी की मृत्यु हुई, बाद में जब लेनिन के शव को देखने गया। और मैंने कहा हम यदि एजेंट किसके, किसी के एजेंट नहीं, यदि हो गए तो हम भारत माता के एजेंट। ये इनके मुंह में कभी भाषा आ सकती थी? कैन यू इमेजिन? जैसे आपके कार्य के प्रभाव के कारण वायुमंडल पर असर हो रहा है ऐसा देख रहे, तब अपनी लोकप्रियता को बचाने के लिए ये विचार रख रहे। छत्रपति शिवाजी के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इलस्ट्रेटेड वीकली में आया था। मैं केवल मिसाल के तौर पर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अवतार यह बड़ा ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट शब्द है, ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं। गो ब्राह्मण प्रतिपालक यह भी ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट कंसेप्ट नहीं, ट्रेडिशनल हिंदू कंसेप्ट कॉनोटेशन उसका आता है। और उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल हिंदू कॉनोटेशन उसका यह है कि आज के सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर में जो गड़बड़ियां हैं, वो गड़बड़ियां जो दूर करता है, और नया अच्छा सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो प्रस्थापित करता है, उसको अवतार कहने की हिंदू ट्रेडिशन है। उसके मुताबिक इनको अवतार कहा गया। और गो ब्राह्मण प्रतिपालक के बारे में कहा कि ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट नहीं, कॉनोटेशन समझ लेना चाहिए जो ट्रेडिशनल है वो। और उन्होंने कहा कि गो इंडिकेट्स एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, उस समय एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और ब्राह्मण इंडिकेट्स लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो गो ब्राह्मण प्रतिपालक बोलने से उन्होंने, शिवाजी ने यह कनोट किया कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की रक्षा करेंगे और लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मैं चलूंगा, यानी बाकी लोग जैसे मनमानी चलाते थे वैसा नहीं, तो जो कानून होगा उसके मुताबिक मैं चलूंगा। तो ही एक्सेप्टेड रिस्ट्रेंट अपॉन हिमसेल्फ, अपने को स्वयं उन्होंने रिस्ट्रेंट में रख लिया कानून के। यह उसका मतलब है। ये एक्सप्लेनेशन डांगे साहब देते। हमने डांगे जी के भाषण सुने जब उन्होंने कहा था कि ये धर्म और गो और ब्राह्मण क्या बातें हैं, ये तो बड़जी लोगों की बातें हैं, वो तो किसान मजदूर का वो बलवा था। आज गो ब्राह्मण का एक्सप्लेनेशन दे रहे। कई बातें हो रही, आप फिक्र मत कीजिए। सेक्युलरिस्ट बोलने वाले मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों समझते? भगवान की भक्ति है। तिरुपति को पैसा भेजने की और दक्षिणा देने की बात क्यों करते? राष्ट्रपति स्वयं अहिंदू होते हुए गणेश जी की पूजा क्यों कर रहा पूना में? आप ये समझ रहे हैं कि ये सारा उनके दिमाग में वैसे ही उनको साक्षात्कार हो गया है। हमारा काम चल रहा और हमारा काम चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में हमारा प्रभाव बढ़ रहा। इसके कारण अब यदि हम पुरानी अपनी वही रफ्तार बेढंगी चलाएंगे सेक्युलरिज्म वगैरह की, तो हमारी लोकप्रियता कम होगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को भी भगवान की पूजा करते हुए अपनी फोटो अखबारों में छपवाने की आवश्यकता आती है, और वो प्रेसिडेंट स्वयं हिंदू होते हुए गणेश जी की पूजा आरती करते हुए अपनी फोटो वो यहाँ के अखबारों में छपाते हैं। ये कोई उनके मन में एकदम भक्ति जागृत हो गई, ऐसा नहीं। वे ना गणेश जी के भक्त है ना शिव जी के भक्त है, वो तो इलेक्शन बैलेट बॉक्स के भक्त है। लेकिन आपके विचारधारा का प्रभाव बढ़ने के कारण आचार में उनको परिवर्तन लाना पड़ा। तो भाई प्रभाव बढ़ नहीं रहा, ये अब हमारे क्षेत्र में तो समझना कठिन है। समय जरा सीमित होने से मैं इस बात को समेट ले रहा हूं। ये पहला ही प्रश्न ऐसा है कि इसमें बहुत बोलना पड़ा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि थोड़ा बोलने से न बोलना अच्छा है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, इसलिए विस्तृत बोलना पड़ा। तो अब ये दूसरा जो प्रश्न पूछा क्रांति वगैरह का, ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। आजकल हर एक क्रांतिकारी बनने का प्रयास कर रहा है। अब हमारे जैसे व्यक्ति को इसका जवाब देना बड़ा कठिन है।
क्रांति यह शब्द अच्छा है। देयर इज समथिंग रोमांटिक अबाउट द वर्ड। एक एज ग्रुप में क्रांति शब्द बड़ा अपील करता है, उसी एज ग्रुप में और भी कई बातें अपील करती है, अच्छी और बुरी। वैसे क्रांति शब्द भी बड़ा अपील करता है। अब मेरी मुश्किल है कि मैं उस एज ग्रुप को पार कर चुका हूं, तो इतना रोमांटिक होना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल भी है, फिजिकली भी। लेकिन एक क्रांति शब्द कुछ लोगों ने लाया, तो एक 5 मिनट थोड़ा सा इसका ज्यादा वर्णन करना कठिन है। हम ऐसा सोचते हैं कि भी क्रांति का मतलब क्या है। परिवर्तन यदि है तो परिवर्तन के लिए तो सब कुछ चल ही रहा। 1925 से हम दक्षारंभ भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि सारा परिवर्तन होना चाहिए। यदि परिस्थिति में परिवर्तन की इच्छा न होती तो इतनी मेहनत काय के लिए करते। लेकिन आजकल जो क्रांति शब्द का उपयोग हो रहा है वो उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम 1925 से कर रहे हैं। ये जरा फैशनेबल रोमांटिक अर्थ में उपयोग हो रहा है। मैंने कहा ना कि लोग जब आलसी हो जाते हैं तो उनको और तुरंत सारा काम होना चाहिए ऐसा लगता है, मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। उनको लगता है कि जैसे अलादीन का दिया है, जिस किसी के हाथ में अलादीन का दिया आता है वो जो चाहेगा वो हो जाता है। वैसे सोचते हैं कि कोई अलादीन का दिया मिलना चाहिए। अब रिवोल्यूशन शब्द अच्छा मिल गया, सोचते हैं कि रिवोल्यूशन हो जाए कि सब हो जाएगा। लेकिन रिवोल्यूशन के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। ऐसा रिवोल्यूशन के जो शास्त्र जानने वाले उन्होंने कहा। कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट अथॉरिटी ऑन द साइंस ऑफ रिवोल्यूशन चे गुएवारा ये हो गया है। दक्षिण और मध्य अमेरिका के कई देशों के क्रांतियों में इसने हिस्सा लिया। इसने क्रांति शास्त्र के ही विषय में ग्रंथ लिखा है। इंट्रोडक्शन में वो ऐसा कहते हैं कि लोग रूलिंग पार्टी के बारे में असंतुष्ट है, इतनी ही बात यह परिचय नहीं देती कि क्रांति करने के लिए परिस्थितियां परिपक्व है। केवल रूलिंग पार्टी से असंतोष यह परिस्थिति की परिपक्वता नहीं दिखाती। तो सर्वसाधारण नागरिक जिस समय बैलेट बॉक्स के ही बारे में असंतुष्ट हो जाएगा, इस बैलेट बॉक्स के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता, इतने कॉन्शियसनेस जब सर्वसाधारण नागरिक में आ जाएगी तभी क्रांति के लिए परिस्थिति परिपक्व है ऐसा माना जा सकता है। ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा कि मैं तो क्रांति के बारे में जानता नहीं, टू ओल्ड फॉर ऑल दैट। किंतु जो जानते हैं उन्होंने ऐसा लिखा है कि सर्वसाधारण नागरिक में जब तक यह कॉन्शियसनेस नहीं आती तब तक क्रांति के लिए परिस्थिति परिपक्व नहीं। अब हमें अपने देश में देखना चाहिए कि सर्वसाधारण नागरिक इतनी कॉन्शियसनेस रखता है क्या? आज रखता है क्या? आप उसको कॉन्शियस करने की कोशिश करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, वो अलग बात है। आज रखता है क्या, यह एक सवाल है। दूसरी बात, जिन्होंने स्वयं क्रांति में हिस्सा लिया, नेतृत्व किया, ऐसे हमारे एक भारतीय एम.एन. रॉय मैक्सिकन क्रांति का नेतृत्व किया था और चाइना में माओ से तंग के मिलिट्री एडवाइजर के नाते भी उन्होंने काम किया। उन्होंने क्रांति के बारे में ऐसा लिखा कि क्रांति में जब हर एक स्तर पर प्रतिकार होता है, विद्रोह होता है, एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ने का प्रयास होता है, माने मिलिट्री, पुलिस और नौकरशाही तीनों को उखाड़ने का जब प्रयास होता है तो हर स्तर पर लड़ाई शुरू हो जाती। और हर स्तर पर जब लड़ाई शुरू हो जाती है और क्रांति यदि सफल हो गई तो लड़ाई करते समय, विद्रोह करते समय हर स्तर पर प्रतिकारक लोगों का एक नेतृत्व तैयार होता है, न्यूक्लियस कार्यकर्ताओं का हर स्तर पर। यह जो सारे देश में फैला हुआ न्यूक्ली है, प्लूरल है न्यूक्लियस का, तो यह जो न्यूक्लियस सारे देश में फैले हुए है, आज तो वे क्रांति के न्यूक्लियस रहते हैं। लेकिन यदि ये सफल हो जाते, यशस्वी हो जाते, इनका यशस्वी होना इसका मतलब होगा कि मिलिट्री, पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी तीनों कोलैप्स करेंगे। तीनों जब कोलैप्स करेंगे तो उस समय देश का पुराना ऑर्डर तो टूट जाएगा। लेकिन नया ऑर्डर यदि निर्माण करना है तो नया ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन निर्माण करने वाली कोई भी एजेंसी उस समय नहीं रहेगी।
देश में एक ही एजेंसी उस समय रहेगी, वो यानी प्रतिकारकों के ग्रुप्स, क्रांतिकारकों के ग्रुप्स, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्ली है, यही रहेंगे। बाकी कोई एजेंसी, कोई शक्ति इस देश में नहीं रहेगी। तो पुराना ऑर्डर जब कोलैप्स करता है, मिलिट्री, पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी जब कोलैप्स करती है, तो नया ऑर्डर, नई एडमिनिस्ट्रेशन निर्माण करने का भी काम इन्होंने ही करना है और कोई कर नहीं सकता। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आती है। और इसके कारण जो आज के क्रांतिकारक है वो कल के एडमिनिस्ट्रेटर बनने की क्षमता रखे, यह आवश्यक हो जाता है। इस तरह की क्षमता यदि इनके अंदर न रही तो आज का एग्जिस्टिंग ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन तो वो कोलैप्स करेंगे, नया ऑर्डर और नई एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी नहीं कर सकेंगे। देश में क्योस फैलेगा, देश में अराजक फैलेगा, अनार्की फैलेगी। और इसलिए जिन्होंने सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन करने हैं, उन्होंने जैसे हर स्तर पर क्रांतिकारकों के, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता रखने वाले भी यह ग्रुप होने चाहिए। यह बात एम एन रॉय ने कही। अब यह भी आपने देखना है कि भाई जो सारी क्रांति की भाषा चल रही, इसमें क्रांति की क्षमता, एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता आदि सारे गुण निर्माण करने का कहां तक प्रयास चल रहा मैं जानता नहीं। वैसे भी राजनीति के बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता। फिर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति जहां हुई, क्योंकि आखिर हम क्रांति करेंगे, इतनी उठापटक करेंगे तो उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना। कॉमेंसुरेट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कॉमेंसुरेट होनी चाहिए फल और प्रयास, इसमें कुछ रेशियो होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति चाइना में हुई। सबसे बड़ी इसलिए कहा कि वह लोक संख्या उनकी सबसे ज्यादा है, जनसंख्या। इतनी बड़ी क्रांति होने के बाद आज जो हमारे लोग सोचते हैं कि क्रांति अलादीन का दिया है, क्रांति हो गई सब कुछ आ जाएगा। अब वहां क्रांति हुई, क्रांति होकर क्रांतिकारक लोग शासक भी बन गए, हुकूमत चलाने लगे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन सफल क्रांति के और क्रांतिकारकों ने शासन की बागडोर हाथ में लेने के 18-19-20 के बाद, 18-19-20 साल के बाद मौत से तुमको यह साक्षात्कार हुआ कि सारे देश में गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? तो उन्होंने कहा कि कल के क्रांतिकारी आज के प्रतिक्रांतिकारी बन गए। क्रांति करते समय जो क्रांतिकारी थे, उन्हीं के हाथ में शासन की बागडोर आने के बाद शासन का जो एक गुण है, सेल्फ एक्सपेंशन, सेल्फ परपेचुएशन, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते जाओ और अपने हाथ में जो शासन है वह अपने हाथ से खिसक न जाए, कुर्सी से स्मशान तक हम जा सके, फ्रॉम चेयर टू ग्रेव, बीच में और कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होनी चाहिए। यह जो है वो उधर भी है, मनुष्य स्वभाव चारों ओर एक ही है। इसके कारण अपने हाथ में जो सत्ता है उसकी लालच, और इसके कारण यथास्थिति कायम रहे, स्टेटस को कायम रहे, इसके कारण बाकी कोई प्रगति न कर सके, कोई हमारे राइवल पैदा न हो, और इसलिए प्रगति न हो, प्रगति में बाधा, रुकावट, अड़ंगा डालने की प्रवृत्ति कल के क्रांतिकारी आज के शासकों में आ गई। और इसलिए उन्होंने कहा कि रिवोल्यूशनरी ऑफ यस्टरडे बिकम्स रिएक्शनरी ऑफ टुडे। और यदि हम प्रगति चाहते तो इनको हटाने की आवश्यकता है, दूसरे क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए कल्चरल रिवॉल्यूशन का उन्होंने प्रारंभ किया। अब यह यदि उनका कहना सच है तो हमने इतनी क्रांति की, सारा कुछ किया है, और उसके बाद फिर से यही अनुभव आया कि सेकंड रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है। तो इससे तो यह सोचना पड़ेगा कि बेसिक बात क्या है। बेसिक बात मनुष्य के मन का संस्कार। संस्कार नहीं तो जैसे माओ ने कहा, कल का क्रांतिकारी आज का प्रतिक्रांतिकारी हो सकता है। संस्कार नहीं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जागृति का स्तर ऊंचा नहीं, तो फिर क्रांति के लिए परिस्थिति उपयुक्त भी नहीं हो सकती। इसलिए क्रांति भी यदि करना है तो बड़ी पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। वह पूर्व तैयारी मनोवैज्ञानिक स्तर पर होगी, साइकोलॉजिकल होगी। यह जब तक होती नहीं, सारी चीजें व्यर्थ है। इसीलिए बड़ा आश्चर्यकारक दृश्य हम हिंदुस्तान में आज देख रहे। आप क्रांति को हिंसक कहिए, अहिंसक कहिए, खूनी कहिए, रक्त विरहित कहिए, ब्लडी कहिए, ब्लडलेस कहिए, आखिर क्रांति क्रांति है, और उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है, उसकी जो आवश्यक बात है, वह एक जैसी रहेगी। एक बड़ा विचित्र दृश्य हम देख रहे। आज क्रांति की भाषा सब बोल रहे,
इनमें से बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने क्रांतिकारी कार्य अपने जीवन में किया होगा। आप जरा इनके जीवन देख लीजिए। स्वयं अपने जीवन में क्रांतिकारी कार्य करने वाले लोग बहुत कम हैं, भाषण देने वाले ज्यादा है। साहित्यिक हो गए, अच्छे भाषण देने वाले हो गए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण जिस महापुरुष ने किया, स्वयं क्रांतिकारी थे। नागपुर से क्रांतिकार्य में हिस्सा लेने के लिए बंगाल में गए थे, कई साल तक बंगाल में रहे। डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करना तो बहाना था। उस समय जो अनुशीलन समिति और बाकी समितियों का काम चल रहा था, उसमें हमारे परम पूज्य डॉक्टर जी ने स्वयं हिस्सा लिया था। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज जिनको कहा जाता है, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट त्रिदीप चौधरी थे, उनको भी आप पूछिए। त्रिदीप चौधरी के डॉक्टर साहब अपने जो थे, ये सीनियर थे क्रांतिकार्य में। सब लोग आपको यह बताएंगे कि इन्होंने बड़ा लीडिंग पार्ट क्रांतिकार्य में लिया। वह स्वयं अनुभव प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि क्रांति शब्द का उपयोग भाषण में जोरदार करना, इतना ही क्रांति से जिनका संबंध है वे तो क्रांतिकारी है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में हथेली पर सर लेते हुए और बंगाल के उग्र क्रांति व क्रांतिकार्य में जिन्होंने स्वयं हिस्सा लिया, उस परम पूज्य डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया। 1925 से 1940 तक क्रांति शब्द का उच्चारण नहीं किया। अब ये पैराडॉक्स है। क्रांति क्या है अपने को पता नहीं। क्रांति का मतलब बेसिक परिवर्तन, मौलिक परिवर्तन होगा, हम चाहते हैं, लेकिन उसके रास्ते क्या है, मौलिक आवश्यकताएं क्या है, यह सारा जरा सोचना होगा। केवल रोमांटिक बनने से काम नहीं चलेगा। रोमांटिसिज्म एक बात है, नेशन बिल्डिंग दूसरी बात है। इसको हम थोड़ा समझ ले। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।